हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने अभी देखा लोकसभा में 2 दिन की बहस हुई। एक दिन लोकसभा के अंदर 10 घंटे की बहस हुई और एक दिन राज्यसभा में बहस हुई। तो दोनों को मिला करके जो बातचीत हुई, हमारे राष्ट्रीय गीत अपना वंदे भारत पर जो बहस हुई उसके बारे में बात करेंगे। कुल मिलाकर के 14-15 घंटे की जो बहस थी दोनों में मिलाकर के, उस बहस को हम 15-20 मिनट, आधा घंटे में आपके सामने 20 मिनट में रखने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि क्या मुख्य बातें हुई उसमें, क्यों आज जरूरत पड़ी समता वंदे मातरम के ऊपर बहस करने की, और क्यों लगातार इसके ऊपर। तो प्रधानमंत्री ने इस पूरी बहस में शुरू की थी उन्होंने बहस को, और उन्होंने कोशिश की कि कांग्रेस को जो है इसके अंदर घेरा जाए और खासतौर से इतिहास में गलत साबित किया जाए कांग्रेस को, और विशेष तौर से पंडित नेहरू को उसके लिए जिम्मेदार माना जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सहित सभी नरेंद्र मोदी ने ऐसा करने की में सफल हुए या नहीं हुए, ये तो अभी अपन बहस के बाद क्या होता है वो पता करेंगे। पर प्रधानमंत्री सहित भाजपा के लोगों ने पूरा प्रयास किया कि पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को कटघरे में खड़ा किया जाए, लेकिन कांग्रेस और विपक्ष के जो योद्धा थे मैदान में उतरे बहस के अंदर, उनके पास ज्यादा पुख्ता और तथ्यात्मक जानकारी थी। फिर कांग्रेस के गौरव गोगोई हो या प्रियंका गांधी हो या समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हो या ऐसे कई नेता थे, डी राजा, महुआ मोइत्रा, ऐसे कई नेता थे जिन्होंने बहुत तथ्यात्मक बातें की और ये बताने की कोशिश की कि ये जो वंदे मातरम गीत जो है, वंदे मातरम ये राष्ट्रीय गीत है, लेकिन इसके सारा विवाद इसके ऊपर था कि 4 जो स्टेंजे इसमें हैं कुल मिलाकर के, उसमें से 2 स्टेंजे ही रखे, बाकी के स्टेंजे काट दिए। और वो क्यों काटे इसके ऊपर बहस है। और नरेंद्र मोदी और भाजपा का कहना था कि वो मुस्लिम लीग के दबाव में काट दिए और ये देशद्रोह का काम किया, क्योंकि उस समय मतलब वंदे भारत बहुत सफल वो था, प्रेरणा ले रहे थे इससे लोग और भारत की आज़ादी में भाग लेने के लिए। और उस समय आपने ये 4 इसमें 2 स्टेंजे ही रखे और उसको बंटवारा कर दिया, और यही बंटवारा बाद में देश के बंटवारे को करने में के लिए मजबूर हुए। तो ये सारी बात थी। अब इसमें प्रधानमंत्री ने जो नटशेल में जो बात कही वो एक बार मैं बता देता हूं कि नेहरू ने मुस्लिम लीग के दबाव में आकर वंदे मातरम पर समझौता कर लिया। ये उनका मूल जो है वो है। प्रियंका गांधी ने कहा लोकसभा में वंदे मातरम बहस की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये देश की भावना का प्रतीक है। अखिलेश यादव ने कहा वंदे मातरम कोई राजनीतिक विषय नहीं है और बीजेपी इसको एजेंडे की तरह इस्तेमाल कर रही है।
तो इसके बाद मैं आपको एक पूरी पीएम ने जो बहस में भाग लिया और उन्होंने क्या कहा वो सुनाता हूँ। लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूँ कि आपको ये हमारे महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, लोगों को भेजें और सोशल मीडिया पे डालें। और अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की और अग्रसर करेंगे। दोस्तों, हमारी अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, फॉरवर्ड करें, क्योंकि यही हमारा एक प्रेरणा स्रोत है जो हमें और ज़्यादा काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो अब मैं आपको पीएम ने कहा उसकी बात करता हूँ। पीएम ने कांग्रेस को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि आज़ादी के को कुचलने की कोशिश हुई, संविधान पीठ पर छुर्रा घोंपा गया और ये सब वंदे मातरम के जब 100 साल हो रहे थे तब ये सारा हुआ, क्योंकि उस समय आपातकाल लगा दिया था इंदिरा गांधी ने। उस आपातकाल की बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो ये 1937 की या 42 की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 42 में तो उनका कुछ था ही नहीं, करें क्या, उन्होंने कुछ भाग ही नहीं लिया आजादी के आंदोलन में। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि बंकिम चंद्र जी चटर्जी ने 1875 में लिखित वंदे मातरम जब देश की ऊर्जा और प्रेरणा का मंत्र बन रहा था और स्वतंत्रता संग्राम का नारा बन गया था, तब मुस्लिम लीग के विरोध की राजनीति और मोहम्मद अली जिन्ना के दबाव में कांग्रेस झुक गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि नेहरू ने मुस्लिम लीग के बयानों की निंदा करने और वंदे मातरम के प्रति खुद की और कांग्रेस पार्टी की निष्ठा प्रकट करने के बजाय वंदे मातरम की पड़ताल शुरू कर दी। 5 दिन बाद नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस को पत्र लिखा और मिशन की भावना से सहमति जताते हुए कहा कि वंदे मातरम की आनंद मठ की पृष्ठभूमि मुसलमानों को इरिटेट क्षुब्ध कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि वंदे मातरम की बंटवारे को मानने के चलते देश का बंटवारा मानना पड़ा। अब इसके अगेंस्ट एक तो गोगोई बोले थे और प्रियंका गांधी ने जो भाषण दिया मैं उसको पहले आपके सामने थोड़ा सा रखता हूँ। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत पर बहस की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि होनी चाहिए, क्योंकि यह देश के कण कण में बसा है तथा देश की भावना से जुड़ा है। केरल वायनाड से लोकसभा की सदस्य प्रियंका गांधी ने दावा किया कि सत्ता पक्ष ने वंदे मातरम पर चर्चा करवाई के जो मुख्य उद्देश्य थे ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाना और हमारे राष्ट्रीय गीत की भावना का मतलब ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाना का मुख्य उद्देश्य था इनका, और कांग्रेस के ऊपर को गालियां देना। उन्होंने कहा हम बहस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पश्चिमी बंगाल में चुनाव है और प्रधानमंत्री उन चुनावों में अपनी भूमिका तलाश रहे हैं। देश की लड़ाई में लड़ने वाले और अपनी जान की कुर्बानी देने वालों के खिलाफ इन आरोप लगाया जा सके। सरकार ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटका रही है। और प्रियंका गांधी ने नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला करते हुए कहा कि हमारे प्रधानमंत्री का विश्वास कम हो रहा है, उनकी नीतियां देश को नुकसान पहुंचा रही है। लोकसभा में वंदे मातरम पर बहस में हस्तक्षेप करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि वंदे भारत के 150 वर्ष होने के उपलक्ष्य में हम राष्ट्रीय गीत को सदन में याद कर रहे हैं, हमें इस बात का गर्व है।
मगर बीजेपी बहुत कुछ अपनाना चाहती है। अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो महापुरुष उनके नहीं है उन्हें अपनाना चाहती है। भारत भाजपा के गठन के समय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी ने गांधीवादी समाजवाद को अपनाया था। समाजवाद और सेक्युलर विचारधारा अपनाई। सपा सुप्रीमो ने भाजपा पर प्रहार करते हुए कहा कि वंदे मातरम कोई दिखावा या राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि वंदे मातरम का महत्व वंदे मातरम का दिखावा या राजनीतिक विषय नहीं है और भारतीय जनता पार्टी इसको एजेंडे के रूप में काम लेना चाहती है। लोकसभा में वंदे मातरम पर बहस में राजनाथ सिंह जी ने कहा कि इससे पूरे देश को आज़ादी की लड़ाई के लिए जगाया और ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। डीएम के सांसद ए राजा ने वंदे मातरम की विरासत और मतलब पर सवाल उठाए। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के सुभाष चंद्र बोस को लिखे पत्र में कुछ जिक्र किया, करते हुए कहा कि राष्ट्रीय गीत के विरोध में की जड़ें जितनी मानी जाती है उससे कई ज्यादा ऐतिहासिक है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने सोमवार को कहा कि वंदे मातरम से हमें एनर्जी और विपक्ष को एलर्जी मिलती है। दोस्तों प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि सुभाष चंद्र बोस के जिस पत्र का हवाला पंडित जवाहरलाल नेहरू का जिस पत्र का हवाला नेहरू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया, वो ये बताना भूल गए कि इसके पहले जवाहरलाल नेहरू को सुभाष चंद्र बोस ने एक पत्र लिखा था और उस पत्र को उन्होंने वहां पढ़ा और कहा कि इस पत्र के जवाब में नेहरू जी ने वो 5 दिन बाद पत्र लिखा था। तो इसलिए तथ्यों को सही नहीं रख करके केवल अपने पक्ष की चीजों को रखना ठीक नहीं है। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वंदे मातरम चर्चा को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया और कहा कि प्रधानमंत्री और भाजपा के लोग जितनी भी कोशिश कर ले पंडित जवाहरलाल नेहरू के योगदान पर दाग नहीं लगा सकते। उन्होंने कहा कि भाजपा के पूर्वजों का आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं रहा। उन्होंने वादा किया कि कांग्रेस ने सबसे पहले वंदे मातरम का उद्घोष किया था। गोगोई ने कहा कि इस बहस करवाने के 2 उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य यह कि बताने का प्रयास करना था कि आरएसएस ने भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में भाग लिया, जो कभी नहीं लिया, और दूसरा ध्यान भटकाना वर्तमान चीजों से। ओवैसी ने इस बहस में भाग लेते हुए कहा कि वतन हमारा है, इसे छोड़कर हम नहीं जाएंगे। संविधान में देश के प्रति निष्ठा की बात है। उन्होंने कहा मुसलमानों के बाद से बार बार वफादारी का सर्टिफिकेट मांगना बंद करें। और ओवैसी ने यह भी कहा कि जिन्होंने अपनी मर्जी से भारत को अपना मुल्क चुना है वे यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। इसमें जगदम्बिका पाल, समाजवादी सांसद अवधेश प्रसाद, टीएसपी सांसद महबूबा मोहित्रा, शिवसेना के अरविंद सावंत, दीपेंद्र हुडा आदि ने भी भाग लिया बहस में। लेकिन सांसद सपा समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने तीखा पलटवार करते हुए
कहा कि वंदे मातरम तो चलो चर्चा हो रही है, होनी भी ठीक है, होनी भी चाहिए। कांग्रेस, लेकिन उन्होंने कहा कि ये चर्चा तो हो रही है, ठीक है, लेकिन उन पर भी चर्चा होनी चाहिए जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट के विरोध करते हुए अंग्रेजों को चिट्ठियां लिखी। मैं फिर पढ़ता हूं इसको। उन लोगों पे भी बहस होनी चाहिए जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट का विरोध करने के लिए अंग्रेजों को चिट्ठियां लिखी और उस मूवमेंट को कुचलने की मांग की। जब देश में के स्वतंत्रता सेनानी आजादी की लड़ाई में लड़ रहे थे, ये नेता मुस्लिम लीग के साथ सरकार में बैठकर अंग्रेजों की चापलूसी कर रहे थे। करने वाले पर भी चर्चा होनी चाहिए, माफी मांगने वालों पर भी चर्चा होनी चाहिए और पेंशन लेने वालों पर भी चर्चा होनी चाहिए। राजीव राय ने आगे कहा कि आज जो सत्ता में है वे देश की जन भावनाओं को कुचल रहे हैं। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने भाषण का प्रारंभ प्रधानमंत्री द्वारा दिए भाषण में लगाए आरोपों पर अपनी सहमति व्यक्त करते हुए तुष्टीकरण और 1937 के नेहरू के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को पत्र और वंदे मातरम के बंटवारे का आरोप लगाया। लेकिन उन्होंने भी नहीं बताया कि ये अकेले पंडित नेहरू का फैसला नहीं था, यह समिति बनी थी और उसमें गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, समाजवादी आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस शामिल थे। इन्होंने ही इस राष्ट्रगान बनाने के लिए पहले 2 पैराग्राफ को ही मान्यता दी थी। उन्होंने ये माना कि बाकी के जो इसके पैराग्राफ हैं, बोल हैं, वो आपस में घृणा फैला सकते हैं, घृणास्पद हैं। वो उनमें जो देवी देवताओं के नाम है या हिंदुइज्म का जो उसमें पुट है, वो आपस में विवाद पैदा कर सकता है। इन 5 जनों ने, उस समिति ने ये निर्णय किया था और बाद में संविधान सभा ने भी इन 2 पैराग्राफ को ही राष्ट्रगीत के लिए माना। राज्यसभा में नामित सदस्य सुधा भारती का सुझाव था कि पृथक स्कूल में इस राष्ट्रगान को, प्रत्येक स्कूल में इस राष्ट्रगान को हर रोज गवाना चाहिए। और मिलन देवड़ा और कई नेताओं ने भी विचार किया। लेकिन दोस्तों, हमारा ये कहना है कि राष्ट्रगीत का गान तो हो, लेकिन संविधान पीठ की हर स्कूल में का वाचन होना चाहिए। ये ज्यादा जरूरी है। संविधान की प्रवेशिका का वाचन स्कूलों में हो और बच्चों को संविधान की शिक्षा मिले, ये ज्यादा जरूरी है बनिस्बत की राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाने के। तो वंदे मातरम गाने में हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, वो भी गाएं, लेकिन संविधान की प्रवेशिका जो है उसका गाना ज्यादा जरूरतमंद है। तो ये कुल मिलाकर के ये बहस हुई, जिसको हमने आपके सामने 20 मिनट में रखने की कोशिश की। और यूँ तो काफी लंबी बहस है, 10 घंटे तक लोकसभा में हुई और फिर राज्यसभा में भी हुई काफी। तो लबोलवाब ये है कि इस बहस का कोई परिणाम नहीं निकला और ये बहस किसी भी तरह से सार्थक नहीं थी, क्योंकि इसका कोई इम्पैक्ट आज की डेट में होने वाला नहीं है। ये इतिहास की बात है, जो इतिहास में हुआ वो हम पढ़ रहे हैं। या 150 साल का जरूर एक बात है कि भाई 150 साल हुए इस वंदे मातरम लिखे को, और उसको हम याद कर रहे हैं या उस पर बहस कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें कोई भी ऐसी विशेष बात नहीं हुई इस पूरे चर्चा में कि जिससे जो है किसी दूसरी कोई नई बात निकल के आई हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, कुछ चीजें छुपाने की कोशिश जरूर हुई जो दूसरे लोगों ने उसको उजागर कर दी। अपूर्वानंद जो प्रोफेसर हैं,
उन्होंने, उनका एक वीडियो में देख रहा था, तो उन्होंने तो ये कहा कि हम ये जो वंदे मातरम जो गीत है, इसके ऊपर बहस के लिए संसद कोई उपयुक्त मंच ही नहीं है। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है, इसके लिए कोई अलग मंच होना चाहिए जिसके ऊपर बहस हो, क्योंकि संसद जो है, संसद में बहस या तो नीति निर्धारण के लिए होना चाहिए, या कानून बनाने के लिए होना चाहिए, या देश के अनेक मुद्दों में अनेक लोगों के जो जनजीवन में जो उलझे हुए मुद्दे हैं, जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, और दवाई है, शिक्षा है, रोजगार है, इन सब चीजों पर बात होनी चाहिए। उनको बात को छोड़ करके आपने 2 दिन पूरे संसद के इसमें लगा दिए, ये ठीक नहीं किया, उनका ये मानना था। और वैसे प्रियंका गांधी ने भी अपने भाषण में बोलते हुए कहा कि आपको नेहरू को जितनी बुराई करनी है कर लीजिए, उसकी एक सूची बना लीजिए, और संसद में ये तय कर लेते हैं कि कितने समय हम ये करेंगे भाषण। तो बहस 30 घंटे 40 घंटे जितनी सुविधा अध्यक्ष जी दें, और जितनी गालियां दे दीजिए, लेकिन मतलब एक बार में ये टॉपिक खत्म हो जाना चाहिए, ताकि बाद में हम इन सारे विषयों पर बात कर सकें, बेरोजगारी पर, महंगाई पर, स्कूली शिक्षा पर, इन सारे जो जनजीवन से जुड़े मुद्दे हैं इनके ऊपर बात कर सकें, जिसके लिए हमको प्रतिनिधि बना के जनता ने भेजा है। तो ये बातें जो थी इससे ये लगता है कि ये बहस निरर्थक थी। तो खैर जो भी है, हम यही पे इसको समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें। और अगर अभी तक भी आपने हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ।